पहले तो सभी विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दिवस की मनोज हंसवारा की तरफ से एवं आपके अपने YouTube चैनल गुरु शिखर की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मनोज हंसवारा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरु शिखर पर। सभी को राधे राधे। सब अच्छे होंगे, सब कुशल मंगल होंगे। लेकिन कुछ समय के लिए इस YouTube चैनल से मैं दूर रहा, क्योंकि इसमें दूर रहने में कारण यह था कि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था। इसलिए मैं इस चैनल पर मैं क्लासें लेकर नहीं आ पाया। लेकिन उन्हें फिर दोबारा से क्लासें आपकी फिर स्टार्ट करा दी गई हैं। और आज पीछे जो थंबनेल में आप देख रहे हैं वो आप राजस्थान कला संस्कृति का एक भाग है। और वो आता है तुम्हारे स्थापत्य कला में। स्थापत्य कला में आपको ये भाग देखने को मिलेगा, वो है स्तंभ एवं मीनारें। स्तंभ एवं मीनारें, स्तंभ एवं मीनारें। और ये कला संस्कृति में ही तुमको यहाँ ये चैप्टर आपको मिल जाता है। आज इसके बारे में चर्चा होगी। इस क्लास को लेने से पहले, पढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि इस क्लास को अंत तक देखना है। और यदि क्लास तुमको लास्ट में अच्छी लगी तो अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शेयर भी करवाना है और स्वयं करना है। हो सके तो जितना भी विद्यार्थी इस चैनल में जुड़ सकते हैं उनको जोड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब कराना है। समय ना खराब करें, सीधे चलें चैप्टर की तरफ, जिनमें से चैप्टर में आज हम पढ़ाएंगे स्तंभों के एवं मीनारों के ऊपर चर्चा होगी कला संस्कृति में। और हम पहला जो स्तंभ लेकर चलेंगे और पहले स्तंभ की बात करते हैं, और वो सबसे इंपॉर्टेंट स्तंभ है और उस स्तंभ को कहते हैं विजय स्तंभ। पहला स्तंभ लेकर चल रहे हैं और वो स्तंभ कौन सा है? विजय स्तंभ। ठीक है, विजय स्तंभ के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो स्तंभ है ना, तो ये ध्यान रखना एक प्रकार से मंदिर का टाइप ही है। ध्यान रखना मंदिर टाइप का ये बना हुआ है। और कहां बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ के किले में बना हुआ है। मंदिर टाइप का ये बना हुआ है चित्तौड़गढ़ के किले में। और कितने मंजिला इमारत है? टोटल 8 मंजिला इमारत है ये। इस प्रकार से ये बना हुआ है। यहां इसके नीचे एक बहुत बड़ी एक आधार रखा गया है इसका, या बहुत बड़ा एक चबूतरा टाइप का बना हुआ है। और इसकी टोटल जो हम बात करें मंजिल की, तो ये टोटल 9 मंजिल का बना हुआ है। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8 और टोटल मंजिल इसमें कितनी है? 9। नौ मंजिल का बना हुआ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मंजिल का ये स्तंभ बना हुआ है। तो सबसे पहले बात करें स्थान, तो ये है कहां पर? और किला जो है वो है कौन सा? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर ये बना हुआ है स्तंभ। फिर हम बात करते हैं कैसे स्तंभ का निर्माण किसने करवाया। तो निर्माण की बात करते हैं तो इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ है 1440 से लेकर 1448 में जाकर इसका पूर्ण निर्माण हुआ। और निर्माण जो कराया वो कराया महाराणा कुंभा ने करवाया। कौन सी जीत की खुशी में करवाया? 1437 ईस्वी में महाराणा कुंभा की लड़ाई होती है, सारंगपुर का युद्ध होता है, मालवा का शासक होता है महमूद खिलजी फर्स्ट। लड़ाई का कारण क्या था कि मालवा के शासक महमूद खिलजी फर्स्ट ने कुंभा के विद्रोहियों को शरण दी थी। वे विद्रोही कौन थे? तो महाराणा कुंभा के जो पिताजी थे मोकल, मोकल की हत्या करने वाले चाचा व मेरा थे, जो कि भारमली के पुत्र थे। लेकिन कुंभा ने चाचा मेरा की तो हत्या कर दी, लेकिन चाचा के जो पुत्र थे महपा व अक्का, वो जान बचाकर भाग जाते हैं और मालवा के शासक के पास चले जाते हैं। और मालवा का शासक महमूद खिलजी फर्स्ट उनको शरण देता है। शरण देने का कारण एक ही था, क्योंकि मेवाड़ रियासत और मालवा रियासत शुरू से ही क्षेत्र सिंह के काल से ही आपस में बहुत बड़ी दुश्मन थी। इसलिए मेवाड़ के दुश्मन थे, उन दुश्मनों को शरण मालवा के शासक महमूद खिलजी फर्स्ट ने दी थी। कुंभा के बार बार निवेदन करने पर महमूद खिलजी फर्स्ट ने उनको वापस नहीं किया।
परिणाम स्वरूप 1437 ईस्वी में सहारनपुर के मैदान में एमपी में मध्य प्रदेश में महाराणा कुंभा एवं मालवा के शासक महमूद खिलजी फर्स्ट के मध्य एक भयंकर लड़ाई होती है। इस लड़ाई में महाराणा कुंभा ने और महमूद खिलजी फर्स्ट को पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद इस जीत की खुशी में महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में 9 मंजिला एक शानदार इमारत का निर्माण करवाया और जिसे हम कहते हैं वो है विजय स्तंभ। इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ 1440 से लेकर कब हुआ है 1448 तक। ठीक है, अगली बात करते हैं तो इसके वास्तुकार कौन थे। वास्तुकार का मतलब है डिजाइन जो तैयार की है, तो इसके वास्तुकार कौन थे, तो एक का नाम था जैता, एक कौन था नापा, एक कौन था पोमा और एक कौन था पूजा। इसके कौन माने जाते हैं, वास्तुकार माने जाते हैं JNPP, ऐसे आप याद रख सकते हैं JNPP। ये इनके क्या माने जाते हैं, वास्तुकार माने जाते हैं। ये विजय स्तंभ का वास्तुकार थे जैता, नापा, पोमा और कौन थे, पूजा थे। ठीक है ना। अगली बात करते हैं कि इसके अन्य नाम, तो विजय स्तंभ के अन्य नाम कौन से मिलते हैं, तो अन्य नाम के अलावा इसे विजय स्तंभ को ही कहा जाता है कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ, इसके अलावा इसे कहा जाता है विष्णु स्तंभ, विष्णु स्तंभ भी कहते हैं। इसके अलावा इसे क्या कहते हैं, विष्णु ध्वजगढ़ भी कहते हैं, याद रखना विष्णु ध्वजगढ़, इसे विष्णु ध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इस विजय स्तंभ के अन्य नाम मिलते हैं क्योंकि महाराणा कुंभा की यहां इस पर एक प्रशस्ति लगी हुई है, कीर्ति स्तंभ। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है, पत्थर पर लिखे हुए ऐसे लेख जिसमें महाराजा की प्रशंसा की जाती हो, राजा की प्रशंसा की जाती हो, उसे कीर्ति कहते हैं। ठीक है ना। तो महाराणा कुंभा की यश एवं कीर्ति का गुणगान करता है यह स्तंभ, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कीर्ति स्तंभ। ये महाराणा कुंभा ने भगवान विष्णु को समर्पित किया है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, विष्णु स्तंभ। इसके अलावा इसे क्या कहते हैं, विष्णु ध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। आप साथ में ये भी याद रखते चलें कि बारिश के समय में, उस समय पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह थे, तो स्वरूप सिंह के समय इस विजय स्तंभ की नवी मंजिल पर आकाशीय बिजली गिर गई और आकाशीय बिजली गिरने के कारण ये नवी मंजिल क्या हो गई, क्षतिग्रस्त हो गई। अतः इसका निर्माता तो कौन था, कुंभा। लेकिन आपसे पूछा जाए कि विजय स्तंभ का पुनः निर्माण किसने कराया, तो विजय स्तंभ का पुनः निर्माण कराने वाले मेवाड़ के महाराणा थे और मेवाड़ के महाराणा का नाम क्या था, स्वरूप सिंह। साथ में ये याद भी रखना। 1 मंजिल से लेकर 9 मंजिल तक टोटल मूर्तियां लगी हुई हैं और 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई हैं, परंतु इसकी 8वीं जो मंजिल है, इस 8वीं मंजिल पर बताओ क्या नहीं है, 8वीं मंजिल पर क्या नहीं है, मूर्ति नहीं है। ये याद रखना है, मूर्ति नहीं है। कौन सी मंजिल पर नहीं है, 8वीं पर। बात करें तीसरी मंजिल पर, अरबी भाषा में, तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार क्या लिखा हुआ है, 9 बार अल्लाह। अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह लिखा है। ये कौन सी मंजिल पर लिखा हुआ है, तीसरी मंजिल पर लिखा हुआ है, ये भी याद रखना है। ठीक है ना। विजय स्तंभ की टोटल जो आधार की जो लंबाई है, आधार, ये इसका जो विजय स्तंभ का जो आधार है, वो आधार कितना फिट है, तो कितना फिट होगा, 30 फीट। ठीक है ना। मतलब चौड़ाई कह सकते हैं, चौड़ाई इसकी कितनी है, 30 फीट है। टोटल ऊंचाई की बात करें, विजय स्तंभ की टोटल ऊंचाई कितनी है, कोई कोई 121 फीट दे रखा है, कोई कोई में 122 फीट दे रखा है। वो 101 फीट उसमें बढ़ता है ऊपर लगे हुए ध्वज के कारण। तो इसका आंसर या तो 121 होगा या 122 होगा, एक ही ऑप्शन आएगा। इसकी टोटल विजय स्तंभ की क्या है, ऊंचाई है। ठीक है ना। बात ये करते हैं कि ये जो विजय स्तंभ है, इसी विजय स्तंभ को याद रखना, विजय स्तंभ पर और इस पर डाक टिकट जारी हुआ है। वो डाक टिकट जो जारी हुआ था, वो डाक टिकट जारी इसमें 1949, 15 अगस्त 1949 पर इस पर डाक टिकट जारी किया गया था, 1 रुपए का। ठीक है ना। ये भी याद रखना है, कब जारी हुआ है, 15 अगस्त और 1949 को 1 रुपए का
डाक टिकट जारी हुआ, ठीक है ना, डाक टिकट जारी। और ये भी याद रखना, राजस्थान की ये पहली ऐसी इमारत थी जिस पर सबसे पहले डाक टिकट जारी किया गया था, वो यही थी, कौन सी, विजय स्तंभ, ठीक है ना। विजय स्तंभ में कुल जो सीढ़ियां हैं, कुल सीढ़ियां, तो इसमें जो टोटल सीढ़ियों की जो संख्या है वो 157 है। कितनी सीढ़ियां हैं टोटल, 157 सीढ़ियां हैं। और उसमें ये याद रखना है कुल कितनी सीढ़ियां हैं, 157 है। उस समय जो खर्च माना जाता है, खर्च ऐसा माना जाता है कि लगभग 90 लाख रुपए खर्च करके महाराणा कुंभा ने इस स्तंभ का निर्माण कराया था, ठीक है ना। इसके अलावा याद रखना, यही इसी स्तंभ के यहां सहारे एक प्रशस्ति लगाई हुई है, एक पत्थर लगा हुआ है, और इसी प्रशस्ति को कहते हैं विजय स्तंभ प्रशस्ति। विजय स्तंभ प्रशस्ति कहते हैं। और विजय स्तंभ प्रशस्ति के जो प्रशस्तिकार थे, प्रशस्तिकार, प्रशस्तिकार का मतलब वह है जो पत्थर पर लिखने का कार्य किया है, तो इसके प्रशस्तिकार अत्रि, और अत्रि के बेटे माने जाते हैं जिनका नाम क्या है, महेश। इन्होंने इस प्रशस्ति को लिखने का कार्य किया था, वो कौन थे, अत्रि एवं कौन थे, महेश थे, ठीक है ना। इसके अलावा इस विजय स्तंभ के बारे में आप ये भी याद रखेंगे कि भाई इसी विजय स्तंभ पर जो इसकी टोटल जो नवी मंजिल है, नवी मंजिल सब पर बताओ क्या लगी हुई है, मूर्तियां लगी हुई हैं। और कितनी मूर्तियां लगी हुई हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं की क्या लगी हुई हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां, मूर्तियां लगी हुई है विजय स्तंभ पर। इसके अलावा ये भी याद रखना, नोट डाल के मैं साथ में यही लिख देता हूं, एक जैसे प्रश्न है, आपसे पूछा जाए कि 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, देवताओं का मंदिर क्या ऐसे ही कहा जाता है, नहीं, 33 करोड़ देवी देवताओं का जो मंदिर है वो कहां पर है, बीकानेर में। नोट में एक पॉइंट और याद रखना, आपसे पूछा जाए कि बताइए कि 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां पर है, करोड़ देवी देवताओं की साल, देवताओं की साल कहां पर है, तो 33 करोड़ देवी देवताओं की साल है मंडोर, और मंडोर कहां पर है, जोधपुर। 33 करोड़ देवी देवताओं की मूर्तियां कहां है, विजय स्तंभ। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहां पर है, बीकानेर। और 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां पर है, तो आपसे पूछा जाए तो ये याद रखना है, वो कहां पर है भाई, मंडोर, जोधपुर। साथ में ये भी याद रखना कि ये दो चीजों का प्रतीक है विजय स्तंभ, और वो दो चीज कौन कौन सी, एक तो याद रखेंगे राजस्थान पुलिस, राजस्थान पुलिस। इसके अलावा किसका, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। और इन दोनों का प्रतीक चिन्ह है, और प्रतीक चिन्ह वो कौन सा है, विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ कहां पर है, स्थान चित्तौड़गढ़। निर्माण महाराणा कुंभा ने 1440 से 1448। वास्तुकार जैता नापा पोमा और पूजा। अन्य नाम कीर्ति स्तंभ, विष्णु स्तंभ और विष्णु ध्वजगढ़ भी कहते हैं। अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है तीसरी मंजिल पर। 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ, और ऐसी राजस्थान की पहली इमारत थी। कुल सीढ़ियां 157 है, उस समय 90 लाख के करीब खर्च हुआ। इसी के सहारे एक प्रशस्ति लगी हुई है, जिसके प्रशस्तिकार कौन है, अत्रि व महेश है। इसका पुनः निर्माण किसने करवाया है, स्वरूप सिंह। 8वीं मंजिल पर क्या नहीं है, मूर्तियां। 33 करोड़ देवी देवताओं की क्या लगी हुई है, मूर्तियां। आधार की लंबाई है 30 फीट, टोटल ऊंचाई है 122 फीट है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेंगे आप। इसके बाद इसके संबंधित बहुत सारे नाम भी मिलते हैं, कई कई इतिहासकारों ने इसके बहुत सारे नाम बताए हैं। कोई कहता है कि यह है भारतीय मूर्ति कला का अजायब घर है, ये कहने वाले गोटस हैं। इसके अलावा उपेंद्र नाथ जी कहते हैं कि यह विष्णु ध्वजगढ़ है। इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि भारत में
भले ही कुतुब मीनार एक शानदार इमारत हो, लेकिन विजय स्तंभ से शानदार इमारत मुझे नहीं दिखती। तो इसके बारे में कौन कौन से साहित्यकार ने या विद्वानों ने कौन कौन सा कथन कहा है, अगले स्लाइड में मैं बताऊंगा। स्क्रीनशॉट लें। चलते हैं। तो सबसे पहले इनके बारे में, विजय स्तंभ के बारे में कथन बहुत लोगों ने कहे हैं। पहला कथन कौन कह रहा है, तो याद रखना, हिंदू मूर्ति कला का अनमोल खजाना, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश और भारतीय मूर्ति कला का अजायब घर डॉक्टर गोटज ने कहा है। इसके बारे में तीन कथन एक साथ लिख देंगे। भारतीय मूर्ति कला का अनमोल खजाना, पहला भारतीय मूर्ति कला का अनमोल खजाना, भारतीय मूर्ति कला का अनमोल खजाना, खजाना पहला। दूसरा, भारतीय मूर्ति कला का अजायब घर, अजायब घर। तीसरा, मूर्ति कला का विश्वकोश। विजय स्तंभ के बारे में तीनों कथन कहे और कहने वाले कौन थे, डॉक्टर गोटज। डॉक्टर गोटज जी ने ये तीन कथन कहे हैं। कौन के बारे में कहे हैं, विजय स्तंभ के बारे में कहे हैं। दूसरा, एक उपेंद्र नाथ जी इतिहासकार हैं, उन्होंने विष्णु ध्वजगढ़, इसके अलावा विक्ट्री टावर भी कहा है। ठीक है ना। अगले लेकर चलते हैं चौथा कथन, और उसने क्या कहा है, विष्णु ध्वजगढ़, विष्णु ध्वजगढ़ भगवान विष्णु को समर्पित है। इसके अलावा इसको ही क्या कहा जाता है, विक्ट्री टावर, विक्ट्री टावर। और ये कहने वाले उपेंद्र नाथ शर्मा जी हैं, या उपेंद्र नाथ जी जो इतिहासकार हैं, उन्होंने ये कथन कहा है। ये याद रखना है, ठीक है ना। कर्नल जेम्स टोड है, उसने भी कथन कहा है, दिल्ली का कुतुब मीनार भले ही ऊंचा हो, लेकिन विजय स्तंभ की जो कारीगरी है वो बड़ी शानदार है या भड़कर है। कर्नल जेम्स टोड ने कथन कहा है। साथ में उसको भी लिखते चले। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है, पांचवा, भले ही दिल्ली का कुतुब मीनार, दिल्ली का कुतुब मीनार सबसे ऊंची इमारत हो, ऊंची इमारत हो, परंतु विजय स्तंभ की कारीगरी, विजय स्तंभ की कारीगरी सबसे शानदार है, सबसे शानदार, सबसे शानदार है। और ये कथन कहने वाले कौन थे, कर्नल जेम्स टोड। ठीक है ना। ये कथन किसने कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। ठीक है। विष्णु ध्वजगढ़ और विक्ट्री टावर, विक्ट्री टावर, विक्ट्री टावर ये किसने कहा है, उपेंद्र नाथ जी ने कहा है। विजय स्तंभ की तुलना रोम के टार्जन से किसने की है, फर्ग्यूसन ने, है ना। एक ये भी याद रखना है। विक्ट्री टावर की तुलना, सॉरी, विजय स्तंभ की तुलना, विजय स्तंभ की तुलना किससे की है, रोम के टार्जन से। सॉरी, विजय स्तंभ की तुलना, विजय स्तंभ की तुलना रोम के
टार्जन से की, टार्जन से की, वो किसने की है? तो इतिहासकार हैं जिनका नाम है फर्ग्यूसन, फर्ग्यूसन ने ये की है। डॉक्टर ओजा ने क्या है कि पौराणिक देवताओं का एक अमूल्य कोष है, एक पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष किसने कहा है? डॉक्टर जीएस ओजा ने कहा है। तो एक और लिख देना है, जीएस ओजा ने क्या कहा है? पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष, पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष, अमूल्य कोष ये किसने कहा है? ये कहा है जीएस ओजा, गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने कहा है। और गोपीनाथ शर्मा का लास्ट कथन, लोक जीवन का रंगमंच, ठीक है ना, ये किसने कहा है? गोपीनाथ शर्मा ने, लोक जीवन का रंगमंच, ठीक है, लोक जीवन का रंगमंच 8वां, लोक जीवन का रंगमंच, रंगमंच। और ये किसने कहा है? गोपीनाथ शर्मा ने कहा है, गोपीनाथ शर्मा, ठीक है ना, गोपीनाथ शर्मा ने कहा है। कथन याद रखेंगे, भारतीय मूर्ति कला का अनमोल खजाना, डॉक्टर गोटज ने भारतीय मूर्ति कला का अजाब घर, डॉक्टर गोटज ने मूर्ति कला का विश्वकोश, डॉक्टर गोटज ने विष्णु ध्वजगढ़, विक्ट्री टावर, विष्णु ध्वजगढ़ और विक्ट्री टावर, उपेंद्र नाथ जी ने भले ही दिल्ली का कुतुब मीनार सबसे ऊंचा हो परंतु विजय स्तंभ की कारीगरी सबसे शानदार है, कर्नल जेम्स टोड ने विजय स्तंभ की तुलना रोम के टार्जन से की है, फर्ग्यूसन ने पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष, जीएस ओजा ने, और लोक जीवन का रंगमंच किसने कहा? गोपीनाथ शर्मा। स्क्रीनशॉट लें, आगे स्तंभ की तरफ चलेंगे। ये विजय स्तंभ था, स्थान चित्तौड़गढ़, निर्माण 1440-48, वास्तुकार जैतानाबा पूजा, अन्य नाम कीर्ति स्तंभ, विष्णु स्तंभ और विष्णु ध्वजगढ़ कहा जाता है। अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह, तीसरी मंजिल पर, 8वीं मंजिल पर मूर्ति नहीं, पुनर्निर्माण। स्वरूप सिंह ने टोटल ऊंचाई 121-22 फुट और 33 करोड़ देवी देवताओं की क्या लगी हुई है? मूर्तियां लगी हुई हैं। कुछ इसके मैंने आपको बताए थे कि इसके कथन का है, इसके बारे में, विजय स्तंभ के बारे में कथन यहां पर है। इसके अलावा अगले बात करते हैं हम, और वो आता है, एक है जैन कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ। ये भी भाई साहब कहां पर है? चित्तौड़गढ़। ये भी विजय स्तंभ जैसा ही है, विजय स्तंभ जैसा ही है, सेम, ठीक है ना। फर्क क्या है कि विजय स्तंभ था वो तो कितनी मंजिला इमारत था? 9, और ये कितनी मंजिला इमारत है? तो ये कितने मंजिला इमारत है? 7 मंजिला इमारत है। स्थान पूछा जाए, स्थान, तो बताइए ये भी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में, सूरजपुल के पास है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन से दरवाजे के पास? सूरजपोल, सूरजपोल के पास ये बना हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण 1301 में एक जैन व्यापारी था जिसका नाम था जीजाक्सा, उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया। वह स्वयं एक जैन था और भगवान जैन के आदिनाथ जो जैन थे भगवान, इनको समर्पित यह स्तंभ बनाया था। 7 मंजिला इमारत है। टोटल ऊंचाई इसकी कितनी है? 75 फीट है। टोटल ऊंचाई इसकी कितनी है? 75 फीट। कितनी फीट है? 75 फीट। इसका जो निर्माण कराया है, इसका निर्माण कराया है 1301 में जैन भगेरवाल थे, भगेरवाल, जैन भगेरवाल, जिसका नाम था जीजाग शाह। जीजाग शाह ने इसका क्या करवाया है? निर्माण, ठीक है ना। किसको समर्पित है? किसको समर्पित है? तो जैन भगवान किसको? जैन भगवान आदिनाथ को यह समर्पित है, ये याद रखना। और इसी के पास में भी एक प्रशस्ति लगी हुई है जिसे कहते हैं, ध्यान रखना, ये जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहते हैं इसे, जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। बाद में इस प्रशस्ति का निर्माण किया गया। इसके भी प्रशस्तिकार कौन माने जाते हैं? अत्रि। वह उनके लड़के कौन माने जाते हैं? महेश।
याद रखना दोनों के दोनों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। पहला वाला 9 मंजिला था, ये 7 मंजिला है। पहले वाले का निर्माण कुम्मा ने करवाया, इसका निर्माण जैन भगेरवाल जीजाग शाह ने करवाया। भगवान जैन आदिनाथ को समर्पित है और टोटल ऊंचाई कितनी है? 75 फीट है। स्क्रीनशॉट ले, आगे चलते हैं। अगले हम स्तंभ की बात करेंगे और वो स्तंभ है, उसका नाम है सरगासूली। सरगासूली या इसका दूसरा नाम मिलता है, उसे कहेंगे ईसरलाट। ईसरलाट, ठीक है ना। बात करते हैं कि ये है कहां पर और इसका निर्माण किसने करवाया था और क्यों करवाया था, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थान। तो भाई ये स्थान कहां पर है? जयपुर, बिल्कुल सिटी में बना हुआ है ये। और इसका निर्माण जयपुर के एक शासक थे, सवाई जयसिंह के पुत्र थे, जिसका नाम था ईश्वरी सिंह। और एक समझौता हुआ था, देवारी समझौता 1708 ईस्वी में हुआ था। वो 3 रियासतों के मध्य हुआ था, मेवाड़, आमेर और मारवाड़। मारवाड़ की तरफ से अजीत सिंह शामिल हुआ, आमेर की तरफ से सवाई जयसिंह शामिल था, मेवाड़ की तरफ से महाराणा अमर सिंह द्वितीय शामिल थे। इसी समझौते के तहत अमर सिंह द्वितीय ने अपनी पुत्री चंद्रकवर का विवाह सवाई जयसिंह से किया था, शर्त के अनुसार कि मेवाड़ की राजकुमारी आमेर में पटरानी समझी जाएगी और यदि पुत्र पैदा हुआ तो वो आमेर का शासक बनेगा और पुत्री पैदा हुई तो उसका विवाह मुगलों में नहीं होगा। इस समझौता के तहत चंद्रकवर के गर्भ से जो पुत्र पैदा होता है उसका नाम माधो सिंह, वह जयपुर का शासक होना चाहिए था, लेकिन सवाई जयसिंह ने ऐसा नहीं किया, जिसके कारण दोनों भाइयों में आगे चलकर गद्दी को लेकर लड़ाई हुई। तो भाई साहब, सवाई जयसिंह के पुत्र थे ईश्वरी सिंह और माधो सिंह, इन दोनों के मध्य गद्दी को लेकर जो लड़ाई हुई वो राजमहल का युद्ध हुआ 1748 ईस्वी में। और इस युद्ध को जीत जाते ईश्वरी सिंह। उसमें माधो सिंह का साथ मराठे भी देते हैं और मराठों पर यह जीत प्राप्त होने के कारण और अपने भाई को पराजित किया इस युद्ध में, राजमहल के युद्ध में। इस खुशी में इन्हीं ने, ईश्वरी सिंह ने जयपुर में एक स्तंभ का निर्माण करवाया। इस स्तंभ को कहा जाता है सरगासूली व ईसरलाट का निर्माण करवाया था। इसे देखते हैं जयपुर में। निर्माण बताइए, निर्माण तो निर्माण करवाया है 1748 ईस्वी। किसने करवाया है? ईश्वरी सिंह ने करवाया, ईश्वरी सिंह ने, ठीक है ना। ईश्वरी सिंह ने कौन से युद्ध को? राजमहल युद्ध, राजमहल युद्ध की जीत की खुशी में, जीत की खुशी में, ठीक है ना। अगली बात करते हैं। तो इसका निर्माण 1748 ईस्वी में शुरू हुआ है, 1749 में इसका पूर्ण निर्माण हो चुका है बनके। इसके उपनाम ध्यान रखना, इसे क्या कहेंगे? उपनाम। और इसी उपनाम को कहते हैं, इसे जयपुर का क्या कहते हैं? जयपुर का विजय स्तंभ कहते हैं इसी को, जयपुर का विजय स्तंभ भी कहते हैं। इसके अलावा इसे जयपुर का क्या कहते हैं? कुतुब मीनार, जयपुर का कुतुब मीनार कहा जाता है, कुतुब मीनार कहा जाता है, कुतुब मीनार कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि उस समय की ये सबसे ऊंची इमारत भी मानी जाती है। 12 दिसंबर 1750 को मराठों को धन ना देने के कारण कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि ईश्वरी सिंह इसी ईसरलाट से कूदकर अपनी क्या दे देता है? जान दे देता है, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। कुछ कहते हैं जहर खाकर आत्महत्या करता है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पारा खाने के कारण इसकी मृत्यु होती है। ये आपका जो सरगासूली ईसरलाट है कहां पर होगा? जयपुर में होगा। स्क्रीनशॉट लें, आगे चलते हैं फिर। अगले बात करते हैं, वो बुर्ज है कौन सी? जवाहर बुर्ज, जवाहर बुर्ज। कहां है ये जवाहर बुर्ज और इसका निर्माण किसने करवाया और क्यों करवाया? तो ये जो जवाहर बुर्ज है, सबसे पहले बात करते हैं स्थान। तो स्थान ये लोहागढ़ के किले में है,
लोहागढ़ का किला। और लोहागढ़ का किला कहां पर है? तो लोहागढ़ का किला कहां पर है? भरतपुर। ठीक है ना। इस किले के अंदर है, ये बुर्ज है। और ये जो बुर्ज है ना, ये गोल चबूतरा है। इस गोल चबूतरे पर, गोल चबूतरा है, इस गोल चबूतरे पर एक अष्ट धातु की पाइप खड़ी की गई है गोल चबूतरे पर। और अष्ट धातु की क्या खड़ी की गई है? इस पर एक पाइप खड़ी की गई है अष्ट धातु की। और टोटल इसकी जो ऊंचाई है वो टोटल कितनी है? 18 फीट है। याद रखना, इस पर महाराजा बदन सिंह जो भरतपुर के शासक थे, महाराजा सूरजमल के पिताजी थे, से लेकर अंतिम जो शासक हैं भरतपुर के, और उनका नाम है विजेंद्र सिंह। इन राजाओं का इस पर बताओ क्या लिख रहा है? इतिहास, या उन पर नाम लिखा हुआ है, इतिहास लिखा है, लिखा है। याद रखना, इसका निर्माण किसने कराया गया? किसने इसका निर्माण किया है? तो निर्माण की बात करें तो इसका जो निर्माण कराया है ना, वो निर्माण 1765 ईस्वी में भरतपुर के शासक, 1765 ईस्वी में भरतपुर के शासक, और भरतपुर के शासक उस समय कौन थे? शासक जवाहर सिंह द्वारा इसका निर्माण किया गया। जवाहर सिंह द्वारा, जवाहर सिंह द्वारा इसका क्या किया गया है? निर्माण किया गया। क्यों किया गया? कारण क्या था? उद्देश्य। तो किस खुशी में करवाया? तो दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में, क्योंकि 1765 ईस्वी में महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में, तो महाराजा जवाहर सिंह ने और किसको जीता था? तो दिल्ली को जीत लिया था। माना यह जाता है कि इनसे पहले इनके पिताजी जवाहर सिंह ने 1765 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया, लेकिन धोखे से वो मारे जाते हैं। अपने पिताजी का बदला लेने के लिए फिर जवाहर सिंह 1765 ईस्वी में जाते हैं, और जाने के बाद उस समय दिल्ली के शासक नजीमुद्दौला थे, और उनको पराजित करके आते हैं, लाल किले पर अधिकार कर लेते हैं। लाल किले पर जो अष्ट धातु की किवाड़ें लगी हुई थी, जो कि कभी अलाउद्दीन खिलजी 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, तो वहां से वो किवाड़े अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सीरी के किले में लगा देता है। बाद में औरंगजेब सीरी के किले से उन किवाड़ों को लाल किले में लगा देता है। लाल किले को फतेह किया था उस समय। उन किवाड़ों को, अष्ट धातु की किवाड़ों को जवाहर सिंह एवं उसके जाट सेना के लोग लोहागढ़ के किले में लेकर आते हैं, लगा देते हैं। आज भी जो पद्मनी या चित्तौड़गढ़ की जो अष्ट धातु की किवाड़ है वो वहीं लगी हुई है, इसी जीत की खुशी में। और एक 18 फीट ऊंचाई का एक शानदार अष्ट धातु का पिलर खड़ा किया है, जिसे कहते हैं जवाहर बुर्ज। और इस जवाहर बुर्ज पर भरतपुर के शासकों का क्या मिलता है? इतिहास मिलता है। और कौन से दुर्ग में स्थित है? लोहागढ़ के किले में है। दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में इसका क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। आगे चलेंगे, स्क्रीनशॉट लें। अगला लोहागढ़ के दुर्ग में एक और बुर्ज है जिसका नाम है फतेह बुर्ज। फतेह बुर्ज। अच्छा, इसका निर्माण कौन से शासक ने करवाया? जवाहर बुर्ज का निर्माण तो जवाहर सिंह ने करवाया, या फतेह बुर्ज का निर्माण फतेह सिंह ने करवाया? तो सबसे पहले स्थान देखें, ये फतेह बुर्ज है कहां पर स्थान? तो ये कौन से दुर्ग में स्थित है? लोहागढ़ के किले में स्थित है, लोहागढ़ का किला। और लोहागढ़ का किला कहां पर है? भरतपुर में। अच्छा, इसका जो निर्माण कराया गया था, वो निर्माण उस समय के जो तत्कालीन राजा थे, ये जो निर्माण कराया है वो 1805 ईस्वी में भरतपुर के शासक थे उस समय रणजीत सिंह। रणजीत सिंह ने इसका क्या करवाया? निर्माण। क्यों करवाया? उद्देश्य क्या था? उद्देश्य का कारण एक ही था, मैं आपको बता दूं उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य यह था कि 1805 ईस्वी में, 1804 से आक्रमणों की शुरुआत होती है, 1805 तक। 1805 ईस्वी में अंग्रेज सेना का एक अधिकारी था जिसका नाम था लॉर्ड लेक, और लॉर्ड लेक ने इस लोहागढ़ के किले पर लगातार 5 बार आक्रमण किए। कई बार तोपों से दीवारों को तोड़ने का प्रयास किया,
लेकिन लोहागढ़ का किला मिट्टी का बना होने के कारण तोप के गोले मिट्टी में धंस जाते थे और दीवारें टूट नहीं पाती थी। अटूट प्रयास, अथक प्रयास करने के बावजूद भी लार्ड लेक इसको जीत नहीं पाया, जिसके कारण उद्देश्य 1805 में लार्ड लेक ने इस पर आक्रमण किया। तो लार्ड लेक के आक्रमण या फिर सफल नहीं हो पाया, तो इस खुशी में रणजीत सिंह ने यहां पर एक बुर्ज का निर्माण करवाया और उस बुर्ज का नाम था फतेह बुर्ज था। एक चीज और याद रखना, आक्रमण का कारण क्या था? आक्रमण का कारण एक ही था कि भरतपुर में, वो जो रियासत भरतपुर है राजस्थान की, वो पहली रियासत थी जिसने 1803 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि की थी सबसे पहले। लेकिन अंग्रेजों की शर्त यह थी कि मराठों को क्या नहीं देनी है, शरण नहीं देनी है, क्योंकि उस समय अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन मराठी हुआ करते थे। और भरतपुर के शासक इस रणजीत सिंह ने और जसवंत राव होलकर को अपने दुर्ग में शरण दे दी, जिसके कारण ये लड़ाई हुई। और कितनी बार आक्रमण किया? 5 बार किया। और ये फतेह बुर्ज कौन से दुर्ग में है? लोहागढ़ के में। निर्माण किसने करवाया है? रणजीत सिंह ने। उद्देश्य 1805 में लार्ड लेक के आक्रमण को विफल करने के कारण और इस खुशी में बताओ कौन सी बुर्ज का निर्माण करवाया? फतेह बुर्ज। लिखें, फिर आगे चलते हैं। भरतपुर में एक और स्तंभ है जिसका नाम है भीमलाट। ठीक है ना? अगले बात करते हैं, एक स्तंभ और है भरतपुर में जिसका नाम है भीमलाट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सबसे पहले बात करते हैं स्थान। तो ये कहां पर है स्थान? तो ये बयाना के किले में है, याद रखना। ठीक है ना? बयाना किला। और बयाना किला को ही कहा जाता है सोडितपुर। सोडितपुर कहा जाता है। और इसी को ही कहा जाता है वाड़ासुर का किला, वाड़ासुर किला। और इसी किले को कहा जाता है बादशाह किला। ये सभी नाम कौन से किले के हैं बताइए? तो ये किला कौन सा है? बयाना का। अच्छा, इसका निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण की बात करें तो गुप्त एक राजा था जिसका नाम था समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त का एक सामंत था या पंडित था, दरबारी था, पंडित था, जिसका नाम था पुंडरीक वर्धक। और उसने एक यज्ञ किया था, पुंडरीक यज्ञ। जब वो सफल हो गया तो इस खुशी में उसने 371 से 372 ईस्वी में इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ये गुप्तकालीन स्तंभ है। ये याद रखना, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है, राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ है। इसे राजस्थान का, याद रखना, कुतुब मीनार भी कहते हैं, ये याद रखना। निर्माण गुप्त शासक, निर्माण किसने करवाया है? गुप्त शासक समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के जो पंडित थे उनका नाम था समुद्रगुप्त के दरबारी पंडित पुंडरीक ने पुंडरीक यज्ञ की समाप्ति की खुशी में 371-72 ईस्वी में क्या करवाया? इसका बताइए। निर्माण करवाया। याद रखना, यह राजस्थान का, बताइए कौन सा है सबसे प्राचीन? यह है राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ है, सबसे प्राचीन विजय स्तंभ है, विजय स्तंभ है, याद रखना है। गुप्तकालीन विजय स्तंभ है। इसके अलावा इसे राजस्थान का क्या कहते हैं? इसे राजस्थान का कुतुब मीनार कहा जाता है। राजस्थान का कुतुब मीनार कहा जाता है, वो कौन सा स्तंभ हो जाएगा? भीमलाट कहा जाएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले। अगली बात करते हैं,
इसके बारे में एक चीज और आप पढ़ा सकते हैं, लिख सकते हैं कि ये लाल पत्थरों से बना है। किससे बना हुआ है? लाल पत्थरों से निर्मित है। प्रश्न आने लायक जो है वो मैंने ऊपर लिखा दिए हैं, तो उन्हीं में से प्रश्न आता है। और दूसरी बात है, इसकी जो टोटल जो ऊंचा इसकी जो टोटल ऊंचाई है वो कितनी है? 26 फीट। ऊंचाई इसकी कितनी है? 26 फीट है, याद रखना है। अगले स्तंभ की तरफ चलते हैं, और वो स्तंभ हम बात करेंगे वो रहेगा निहाल टावर, ठीक है ना, जिसे हम शाही घंटाघर भी कहते हैं। निहाल टावर या शाही घंटाघर की बात करते हैं। निहाल टावर, निहाल टावर या ऐसे कहते हैं शाही घंटाघर, शाही घंटाघर। अब पहले ये तुम्हारे सामने ये प्रश्न आया है कि ये घंटाघर क्या होता है और इसका निर्माण क्यों करते थे। घंटाघर एक इमारत हुआ करती थी, और ज्यादातर इस घंटाघरों का निर्माण चौराहों पर किया जाता था। इन घंटाघर के चौराहों में चारों तरफ जो सड़क होती थी, तो चारों तरफ इसमें बहुत बड़ी बड़ी दीवारें लगी होती थी, और इन बड़ी बड़ी दीवारों में एक बहुत बड़ी बड़ी दीवार घड़ी लगी रहती थी, और वो घड़ियां अपने आधार पर एग्जिट समय बताती थी। और जब उसमें प्रत्येक घंटा खत्म होता था तो भयंकर आवाज आती थी, जो कि आपने नरसिम्हा मूवी में देखा होगा, सन्नी देओल वाली जो मूवी है, तो भयंकर आवाज करती थी। उसे कहते हैं घंटाघर। ध्यान रखना, घंटाघर में केवल घड़ी होती थी। एक बहुत बड़ी इमारत हुआ करती थी, उसमें क्या रहती थी? घड़ियां। इसे निहाल टावर क्यों कहते हैं? धौलपुर के एक महाराजा थे जिनका नाम था निहाल सिंह। निहाल सिंह ने इस घंटाघर का निर्माण करवाया था, इसलिए इसे निहाल टावर भी कहा जाता है। यह संसार की सबसे बड़ी एवं सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित घड़ी है। इसकी जो टोटल वजन है इस घड़ी का वो 600 केजी है, और ऐसा माना जाता है कि टोटल ऊंचाई है वो 150 फीट है। जब ये घंटे की आवाज होती थी तो 9 किलोमीटर तक इसकी आवाज जाया करती थी। घंटियां बजती थी टन टन, तो लगभग 9 किलोमीटर तक दूरी तक और इसकी आवाजें जाया करती थी। राजस्थान का एक शानदार, सबसे शानदार घंटाघर है, जिसे क्या कहते हैं? निहाल टावर कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्थान। तो बताइए कहां पर है स्थान? स्थान तो बताइए कहां पर है? धौलपुर, धौलपुर। दूसरी बात करते हैं निर्माण। तो इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण कराया है धौलपुर के महाराजा थे, और धौलपुर के महाराजा ने इसका निर्माण 1873 से लेकर 1901 तक इसका करवाया है निर्माण। धौलपुर महाराजा, महाराजा निहाल सिंह ने, निहाल सिंह ने 1873 से 1901 तक। अतः इसे, अतः इसे निहाल टावर भी कहा जाता है। निहाल टावर भी कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट लिखेंगे, इसका जो कुल वजन है, घंटे का कुल वजन, मतलब जो घड़ी है उस घंटे का टोटल वजन है वो कितना है? 600 केजी है, याद रखना है, ठीक है ना। टोटल ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है? 150 फीट। टोटल ऊंचाई कितनी है? 150 फीट। इसकी जो आवाज थी, आवाज की गति कितने किलोमीटर तक जाती थी? 9 किलोमीटर तक, ठीक है ना। संसार का सबसे, संसार का सबसे ऊंचा घंटाघर, ऊंचा घंटाघर है, घंटाघर है, ठीक है ना, ये याद रखना। सबसे ऊंचा घंटाघर है, संसार की सबसे बड़ी इसमें घड़ी लगी हुई है, सबसे ऊंचाई पर स्थित है। संसार का सबसे ऊंचा घंटाघर एवं सबसे बड़ी घड़ी लगी हुई है, घड़ी लगी हुई है। ले फटाफट स्क्रीनशॉट, आगे चलते। अगला जो आएगा उसका नाम है वैली टावर। वैली टावर, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाए स्थान कहां पर है,
तो ये वैली टावर कहां पर है? कोटा में। इसका निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण की बात करें तो कोटा का जो शासक था, कोटा शासक उम्मेद सिंह ने, उम्मेद सिंह, और उम्मेद सिंह दो हुए थे। उम्मेद सिंह ने, कोटा के पीए आए अंग्रेज जिसका नाम था बैली। कोटा के अंग्रेज पीए आए कोटा रियासत के, तो उसका नाम बैली था। उसके कहने पर या उसकी खुशी में इसने, शासक ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया, या फिर उसकी देखरेख में करवाया था, याद रखना। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? वैली टावर। कोटा शासक उम्मेद सिंह ने कोटा के पीए, कोटा के पीए वैली की देखरेख में, वैली की देखरेख में इसका क्या हुआ है? निर्माण। देखरेख में निर्माण तो कोटा में है, और कोटा के महाराजा उम्मेद सिंह ने इसका क्या करवाया है? निर्माण करवाया है। अगले की बात करते हैं जिसका नाम है जुबली ब्लॉक टावर। उसे भी घंटाघर कहते हैं, अजमेर में स्थित है। जुबली ब्लॉक टावर, टावर या फिर इसे भी क्या कहते हैं? घंटाघर। घंटाघर ही है। कहां पर है? स्थान की बात करें, स्थान, तो ये स्थान अजमेर में है, और अजमेर का जो रेलवे स्टेशन है बिल्कुल उसके सामने है, याद रखना। अजमेर रेलवे स्टेशन, ठीक है ना? बिल्कुल रेलवे स्टेशन के पास है, बिल्कुल सामने है। एक घंटाघर है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो अंग्रेजों ने करवाया था। क्यों करवाया? तो महारानी जो विक्टोरिया है उसके शासनकाल के 25 वर्ष पूर्ण हो जाने पर, और उनके सॉरी उसके शासन काल के 50 वर्ष पूर्ण हो जाने पर एक स्वर्णिम जयंती मनाई जाती है। तो इसकी खुशी में इसका निर्माण किया गया था। किसने किया? अंग्रेजों ने करवाया। कब करवाया? 1887 में। तो निर्माण 1887 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती के उपलक्ष्य में, स्वर्णिम जयंती के उपलक्ष्य में, जयंती के उपलक्ष्य में इसका क्या करवाया है? निर्माण। इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे चलते हैं। अगले बात करते हैं तो एक और है जिसका नाम है धर्म स्तूप। ये धर्म स्तूप कहां पर है? चूरू में है। और इस धर्म स्तूप क्यों कहा जाता है? सर्वधर्म स्तूप भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ही भगवान गौतम बुद्ध की भी तस्वीर लगी हुई है। इसी में ही हिंदू अगर बात करें तो जगदम्बा की भी मूर्ति लगी हुई है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की भी मूर्ति लगी हुई है। इसके अलावा इसमें महावीर स्वामी की भी मूर्ति लगी हुई है। गुरु नानक जी की भी मूर्ति लगी हुई है। तो सभी धर्मों के यहाँ मूर्तियां लगी होने के कारण इसे सर्वधर्म स्तूप भी कहा जाता है। इसे धर्म स्तूप भी कहते हैं। बात करते हैं निर्माण की, तो इसका निर्माण 1925 ईस्वी में गोपाल दास जी ने इसका निर्माण करवाया था। और राजस्थान की जो पहली इमारत जिस पर सबसे पहले 1930 में तिरंगा फहराया गया था, तो वो यही है। एक चीज और याद रखना, ये जो लाल पत्थरों से बना होने के कारण इसे ध्यान रखना है। इसे लालगढ़ या लाल घंटाघर भी कहा जाता है, इसको भी याद रखना। तो सबसे पहले याद रखेंगे उसका नाम है धर्म स्तूप। धर्म स्तूप, धर्म स्तूप, या ऐसे ही कहते हैं सर्व धर्म स्तूप, सर्वधर्म स्तूप। और ये है कहां पर? सबसे पहले बात ये आती है, तो स्थान कहां पर है? चूरू। स्थान, तो ये स्थान कहां पर है? चूरू। इस घंटाघर में, इस घंटाघर में जगदम्बा, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, गुरु नानक, गुरु नानक, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, महावीर जैन आदि की मूर्तियां
लगी होने के कारण सर्वधर्म स्तूप कहा जाता है। सर्वधर्म स्तूप कहा जाता है। लाल पत्थरों से बना होने के कारण, लाल पत्थरों से बना होने के कारण लाल घंटाघर कहा जाता है। निर्माण की बात करें, निर्माण करवाया गया है 1925 ईस्वी में। और किसने निर्माण करवाया है? गोपाल दास ने। 1925 ईस्वी गोपाल दास। 1930 ईस्वी में सर्वप्रथम भारतीय तिरंगा फहराया गया, इसी पर फहराया गया, भारतीय तिरंगा फहराया गया। ले फटाफट स्क्रीनशॉट। एक और चलता है जो कि है जंतर मंतर, जो कि हमारी वेधशाला है। और इस वेधशाला का निर्माण जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने 1724 ईस्वी में पूरे भारत में 5 वेधशालाओं का निर्माण कराते हैं। निर्माण 1724 में शुरू होता है। 1724 ईस्वी में सबसे पहली वेधशाला या भारत की सबसे प्राचीन वेधशाला दिल्ली की वेधशाला का निर्माण होता है। 1728 ईस्वी में जयपुर की वेधशाला का निर्माण कराया जाता है। इसका उद्देश्य क्या था? क्योंकि स्वयं जो सवाई जयसिंह थे, उन्होंने खगोलीय पिंडों या ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करने के लिए इन वेधशालाओं का निर्माण कराया था। इसलिए खगोलीय पिंडों की गति या स्थिति या अक्षांशीय स्थिति एवं इन सभी के आधार पर इसका निर्माण हुआ। इसी में ध्यान रखना, सबसे बड़ी एशिया की धूप घड़ी भी लगी हुई है। इसमें अक्षांशीय विस्तार के लिए जय प्रकाश यंत्र लगा हुआ है। सबसे बड़ी जो धूप घड़ी है, समय बताती है धूप के आधार पर, वो सम्राट यंत्र लगा हुआ है। खुशी की बात यह थी कि भारत की पहली ऐसी इमारत थी जिसका सबसे पहले 2010 ईस्वी में और यूनेस्को द्वारा इसको विश्व विरासत की सूची में क्या किया गया था? सम्मिलित किया था। तो बात करते हैं सबसे पहले वो जंतर मंतर, एक वेधशाला है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण की बात करते हैं। निर्माण, तो इसका निर्माण करवाया 1728 ईस्वी जयपुर के शासक सवाई जयसिंह द्वितीय थे। ठीक है। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्यों करवाया निर्माण? उद्देश्य एक ही था, खगोलीय पिंडों का अध्ययन। खगोलीय पिंडों का अध्ययन हेतु या फिर यह कह सकते हैं ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन हेतु। ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन हेतु इसने इसका क्या करवाया है? निर्माण। अध्ययन हेतु पूरे भारत में 5 वेधशालाओं का निर्माण किया जाता है, जिसमें से सबसे पहली वेधशाला दिल्ली में बनाई जाती है। दूसरी वेधशाला का निर्माण जयपुर में किया जाता है। तीसरी वेधशाला का निर्माण उज्जैन में कराया जाता है। चौथी वेधशाला बनारस में बनाई जाती है। और लास्ट में जो वेधशाला बनाई जाती है, 5वीं, उसका निर्माण मथुरा में किया जाता है। सबसे पहले ये 1724 में करवाई है, 1728 में करवाई है, बाकी की सब 1728 और 29 में 30 तक इनका निर्माण हुआ है। तो सबसे पुरानी दिल्ली की है और सबसे बड़ी वेधशाला जयपुर की है, याद रखना है। ये याद रखना, यह है भारत की सबसे बड़ी वेधशाला है। सबसे बड़ी वेधशाला है, ठीक है ना? सबसे बड़ी वेधशाला है। ये पॉइंट आप यहां तक याद रखेंगे। तीसरी बात करें, इसको ऊंचाई नापने के, पिंडों की ऊंचाई,
एवं वायु का परीक्षण हेतु इसमें एक यंत्र लगा हुआ है, उसका नाम है राम यंत्र, ठीक है ना। इसके अलावा अक्षांशीय परीक्षण के लिए इसमें जय प्रकाश यंत्र लगा हुआ है। एक इसमें सही समय बताने वाली एक धूप घड़ी लगी हुई है और उसका नाम है सम्राट यंत्र है। ये याद रखना, विश्व की सबसे पुरानी या सबसे बड़ी धूप घड़ी है, विश्व की सबसे बड़ी धूप घड़ी। और धूप घड़ी में सही समय बताने के लिए कौन सा यंत्र लगा हुआ है? सम्राट यंत्र लगा हुआ है। याद रखना, ऊंचाई एवं वायु का परीक्षण हेतु कौन सा यंत्र लगा हुआ है? ऊंचाई एवं वायु का परीक्षण हेतु इसमें एक यंत्र लगा हुआ है, इस यंत्र का नाम है जय प्रकाश यंत्र। कौन सा यंत्र है? जय प्रकाश यंत्र, ये लगा हुआ है, ठीक है ना। पहली बात तो जय प्रकाश यंत्र लगा हुआ, इसमें जो यंत्र लगा हुआ है राम यंत्र, जय प्रकाश नहीं, कौन सा यंत्र है? राम यंत्र, राम यंत्र, ठीक है ना। इसके अलावा अक्षांशीय स्थिति जानने के लिए, पिंडों का अक्षांशीय स्थिति और अक्षांशीय स्थिति जानने के लिए स्थिति के लिए इसमें जो लगा हुआ है यंत्र के लिए यंत्र, और उसका नाम है जय प्रकाश यंत्र, जय प्रकाश यंत्र। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि बताइए समय बताने के लिए धूप घड़ी लगी हुई है जो विश्व की सबसे बड़ी धूप घड़ी है, समय बताने के लिए कौन सा यंत्र लगा हुआ है? सम्राट यंत्र, ठीक है ना। यूनेस्को ने 2010 में इसको विश्व विरासत सूची में क्या कर लिया? शामिल कर लिया है, ये भी याद रखना, ठीक है ना। यूनेस्को ने 2010 में और जयपुर की वेधशाला को या जंतर मंतर को विश्व विरासत सूची में शामिल किया, विश्व विरासत सूची में शामिल किया है, ये भी याद रखते चलें। साथ में जब 2010 की बात आई है तो 2010 में और राजस्थान का जो नृत्य है जिसका नाम है कालबेलिया नृत्य, राजस्थान के कालबेलिया नृत्य को भी 2010 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में क्या किया था? शामिल किया था। आप स्क्रीनशॉट लें, आगे चलते हैं। एक है गडरा शहीद स्मारक। 1975 में भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ, तो पहले तो आपसे पूछा जाए स्थान कहां पर है, तो ये स्मारक कहां पर है? बाड़मेर। और 1975 में भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था, उसमें जो रेलवे के कर्मचारी थे जो उसमें मारे गए थे इस युद्ध के दौरान, और उन्हीं के लिए इस स्मारक का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। 1975 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए रेलवे कर्मचारियों का क्या बना हुआ है? स्मारक, स्मारक। आज की क्लास में केवल यहां इस जितने भी स्तंभ है वो सारे स्तंभों के ऊपर चर्चा की है। अगली क्लास फिर लेकर आएंगे, या तो बावड़ियों से संबंधित या हवेलियों से संबंधित, बहुत जल्दी ही अगली क्लास लेकर आएंगे। आप सभी से निवेदन है इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक सब्सक्राइब करवाना है, पहुंचाना है। फिर मैं आपसे इजाजत लेता हूं।
फिर एक बार फिर गुरु शिखर की तरफ से और मनोज खंसवारा की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से राधे राधे।